गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म हो गया है पूरी तरीके से। अब हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक सीरीज को बिल्कुल बिल्कुल ढंग से कंटिन्यू करेंगे। हर एक दिन के बाद एक आपको ऑर्गेनोमेटालिक की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, आज जो हम अपनी क्लास में करने जा रहे हैं वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी। ठीक है, इसके पीछे एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी भी है कि क्यों हम लोग इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही कहते हैं। क्या ये 100% स्पीसीज पे वैलिड है? क्या कुछ ऐसा भी होता है कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल स्पीसीज भी होती हैं? क्या ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 19 इलेक्ट्रॉन हैं, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी स्टेबल? तो हाँ, ये सब भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल भी है। और कई ऐसी स्पीसीज हैं जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं होता, पर स्टिल दे आर वेरी वेरी स्टेबल। तो इनके पीछे रीजंस क्या है? तो आज की क्लास में हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं विद सो मेनी एग्जांपल्स, नियर अबाउट 15 टू, अगर मैं इधर से मिला लूँ तो 20 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसी से आता है। मोस्टली पार्ट हमारा इसी पार्ट को कवर करता है। इसको ना डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ईएन रूल कौन फॉलो कर रहा है। आप लोग अभी जीआईसी यूपीएचसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां तो इस तरीके से ट्रिक क्वेश्चन आ जाते हैं। नेट में और गेट में इसको किसी एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है? जो ऑक्सीडेशन कर ले, अपना खुद का जो ऑक्सीडेशन कर ले वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली वो तो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। और रिड्यूस मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो कौन लेना चाहेंगे? जिन पे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। ठीक है, तो इन सब को आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे पहले देखो, दिस इज द एज यूजुअल नोट्स के लिए है। ठीक है, समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है? ठीक है, देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का सबसे पहला पॉइंट है कि दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जो हम ये रूल पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड, मेटल, अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, निकल CN4 2 नेगेटिव। ठीक है, एक ट्रांजिशन मेटल है और उसका ये कॉम्प्लेक्स है। तो मेटल और लिगेंड के टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिला के हमें टोटल करने होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो स्पीशीज हो जाती है स्टेबल। तो अब क्वेश्चन माइंड में हमारे ये हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है, कि मतलब कैसे वो स्टेबिलिटी ले लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना आपको खुद करने हैं, एक दो करवाऊंगी, खुद करने हैं। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो उसके बाद में इतने से पार्ट को रब करके फिर यहाँ पे मुझे यूज करना है। देखो, पहला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल प्लस द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड्स आर कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्यों कहा? क्योंकि जब हमने इन दोनों को टोटल किया, अभी तक तो मैं 18 कह रही हूँ, पर इसी का दूसरा नाम ईएन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी होता है। क्या कहने का मतलब है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को एडअप किया तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों में से कोई भी हमारी नोबल गैस है, जैसे क्रिप्टॉन 36, ज़ीनॉन 54 और रेडोन के 86 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उसके एटॉमिक जो नंबर था उसको उसने गेन कर लिया। इसको हम थोड़ा सा नहीं लेते हैं, ले सकते हैं, बट इसमें क्या होगा ना, आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़ीनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेडोन में 86 होते हैं। तो हमने इसको इजी करने के लिए ये कहा कि हम ऐसा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे कि टोटल आप मेटल के कर रहे हो। टोटल मतलब कि आप फ्रॉम स्टार्टिंग जितनी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन 26 है ना, तो 26 वो और जो भी उसके लीगेंड्स हैं उनको ऐड कर दो, तो कितने हमारे क्या कहते हैं ये किस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आयरन में वी हैव 26, पूरा एटॉमिक नंबर इज 26 ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेंगे 26 प्लस हमने 5 कार्बोनिल लगा दिए। हमें पता है एक कार्बोनिल से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बनता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 प्लस 26 इज 36
मतलब अगर हमारा आयरन के साथ 5CO5 है तो वो 36 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ले लेता है और 36 क्रिप्टॉन का होता है, मतलब इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमें इसके लिए ये याद करना पड़ेगा, इसलिए इस डेफिनेशन को हमने बाद में वो कर दिया। यहाँ तक हम ड्रॉ करते हैं द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल प्लस द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड इज called as 18 electron rule and it is also called as effective atomic number rule। बट हम इसको नहीं करते, सिर्फ हम लोग मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं जो लास्ट में होते हैं, 3D में होते हैं, 4s में होते हैं, 4p में होते हैं। बस उन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं प्लस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर हो जाते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अभी उसको भी एक्सप्लेन करूंगी कैसे। व्हेन द मेटल अचीव्स एन आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या मतलब है कि इन सब में टोटल जितने ns में 2 इलेक्ट्रॉन, n-1 b10 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, np6 मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल अगर ये 10 + 6 + 2 टोटल ये सब मिला के अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, there will be an 18 electron in the valence orbital, a closed stable configuration, it is called 18 electron rule। तो ये दोनों these are the two definitions। ठीक है, आपने लिख ली होगी। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी कैसे, क्या है और क्या कहानी है। कि आपके, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कन्फिग्रेशन आपके मेटल की जैसे होगी, आपकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस की जैसे होगी तो भी वो स्टेबल है, या फिर हमारे को पता है मेटल के आउटर मोस्ट में कौन कौन सी शेल्स होती है, 3 शेल्स होती है। ठीक है, हमारी कौन कौन सी होती है, एक तो 4s होती है, एक होती है 3d और एक होती है 4p। ठीक है, इसमें वी हैव 1 ऑर्बिटल, इसमें वी हैव 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें वी हैव 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, मेटल प्लस लिगेंड्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स को मिला के जब ये पूरी तरीके से फिल हो जाते हैं तो हमारे को पता है कि अगर हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं फुल्ली फिल्ड हो जाती है तो वो अपने आप स्टेबल हो जाती हैं। तो हम क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्रांजिशन मेटल में यही तीनों वैलेंस ऑर्बिटल्स होती हैं, तो अगर ये तीनों की तीनों पूरी तरीके से फिल हो जाएंगी तो दैट विल बी अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे इसको फिल करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कि हमारा अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में ये 3 वैलेंस शेल्स हैं, इनमें लिगेंड को मिला के अगर पूरी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल फिल कर दिया, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हमें पता है फुल्ली फिल्ड स्पीसीज इज ऑलवेज वेरी स्टेबल, तो वो हम कह देंगे दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी स्टेबल। तो इसीलिए 18 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, बट क्या ये 100% स्पीशीज के ऊपर वैलिड है? क्या ऐसा है कि 100% पे 18 ही होना चाहिए तभी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है? तो ऐसा है, नो, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं होता, बट स्टिल these are very very stable। these are the exceptions of 18 electron rule। ये जो मैंने यहाँ पे स्पीशीज लिखी हैं, these are the exceptions to 18 electron rule। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करती, बट स्टिल these are very stable। और मेनली इनमें कौन सी स्पीशीज आती हैं? मेनली अगर आप जैसे कोई मान लो क्वेश्चन में आ गया तो मेनली आते हैं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो कि होती हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है। एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग आयरन Cl4 नेगेटिव को लेते हैं, ठीक है, आयरन Cl4 को अगर हम काउंट करते हैं, अभी मैंने करा, इसको अगर हम लोग सिर्फ टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, मैं आपको करना सिखाऊंगी अभी, पर अगर जैसे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके कर दूं, जैसे यहाँ पे आयरन है, ठीक है, अब आयरन है, इस पे -1 लगा हुआ है, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, x - 4 = -1, x = 4 वहां पे चला जाएगा तो 4 - 1 x = +3। मतलब हमारा जो मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe3+। मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि आयरन की कन्फिग्रेशन होती है D6S2, आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले D5, मतलब मेटल से हमको मिल रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स।
क्लोरीन से ऑक्सीडेशन स्टेट से किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 8 और 5 कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास है 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्पीशीज में 13 इलेक्ट्रॉन है, 18 तो है नहीं, तो ये तो स्टेबल नहीं होनी चाहिए। हमारे हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो नहीं कर रही, बट स्टिल दिस स्पीशीज इज वेरी वेरी स्टेबल। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू 18 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, कि हम ठीक है मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूट समझ में आ गया क्योंकि वैलेंस शेल है उसमें आने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हम और लॉजिकली सोचें, हमने LFT पढ़ लिया, हम लोग कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ के आए हैं, हमने LFT पढ़ी। हमने LFT में जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए थे तो वहां पे हम MOT करते थे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे तो वो स्पीशीज में चाहे 13 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे 14 आ जाए, चाहे 16, चाहे 19, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज स्टेबल। मतलब ये नहीं है कि वैलेंस शेल में 18, नो। उन्होंने कहा हमारी क्योंकि LFT इज द सबसे आने वाली एडवांस्ड थ्योरी है, तो मेन बात ये आई कि अगर कोई भी स्पीशीज है उसके बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट विल बी स्टेबल, और अगर एंटी बॉन्डिंग में है दैट विल नॉट बी स्टेबल। तो यहाँ पे जो इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बॉन्डिंग में आ रहे थे, जिसकी वजह से इसको भी स्टेबल कहा गया। मतलब ऐसा नहीं कि आप 18 को करो, नो, हमारी कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। अगर बॉन्डिंग में है स्टेबल, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया दैट विल बी नॉट स्टेबल। तो इसी तरीके से NiCN4 2 नेगेटिव, इवन दिस इज विल्किंसन रीएजेंट जो हमारा काफी स्टेबल होता है। दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और अगर आप इसको कहोगे तो इट इज अ 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अभी मैं सबके निकालने सिखाऊंगी क्योंकि एक बार मैं मेथड बता दूं आपको। तो ये सब के सब स्टेबल है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं। पहला रीजन समझ में। सेकेंड, हमारा 16 इलेक्ट्रॉन रूल ही हमने क्यों कहा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, देखो से अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय 16 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन पता चला कि सब में पूरे में अगर आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन रूल इज मेनली फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, मेनली फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड फॉर D8 स्पीसीज। हमें पता है कि D8 जो होता है, हम कोऑर्डिनेशन पढ़ के आए, D8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबसे ज्यादा बनाती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें अगर हम एग्जांपल लें देन निकल 2+, निकल 2+, ये क्या हो गया D8। अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये 101% स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगी तो ये दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है स्क्वायर प्लेनर में। एक होती है DsP2 और एक होता है sp2d, और यहाँ पे ये मिलती है DsP2। अब यहाँ पे जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक D, एक S और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करें, इनकी अब ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ये ऐसे यहाँ ये वाला कर लिया था ना हमने, यहाँ पे करते हैं। तो मतलब S P और यहाँ पे हमारा D, इसको लिखने का तरीका होता है DsP2 को, ये S, ये P और यहाँ पे हमारी D ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो एक pz ऑर्बिटल वेकेंट रह जाती है। ये हम VBT में पढ़ के आते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और मेनली dx² - y², ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, ठीक है। DsP2, ये D जिसका होता है dx² - y² और ये तीनों हो गई sp, ये हो गया px और ये हो गया py, ठीक है। तो ये हो गई हमारी DsP2। यहाँ पे जो फीलिंग होती है वो लिगेंड करता है, यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए उसने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी pz जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। तो
पीजेड तो परपेंडिकुलर है, ये सारे इन प्लेन है, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इनकी जो इन प्लेन ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी तरीके से फिल्ड हैं। और आप जब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का आप देखोगे तो मैक्सिमम बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन्स गए हुए होते हैं, इसीलिए these are very stable. So these are called 16 electron rule. Means 16 electron rule is valid for D8 square planar complexes. मैक्सिमम इन्हीं के लिए होता है क्योंकि इनके टोटल में 16 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। ये वाली जो ऑर्बिटल है पीजेड ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर है, इन प्लेन में नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डलता, इन सब में डलता है टोटल 16, तो जिसकी वजह से दीज आर वेरी वेरी स्टेबल। और एक और रीजन यही दे सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 16 इलेक्ट्रॉन रूल जो है या 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं। अब आगे हम लोग अब मेन करना शुरू करेंगे कि भाई कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें यही करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के देखो कैसे करना होता है। तो अब हम ये वाला पार्ट भी बिटा देते हैं और ये वाली चीज जो लिखी हुई है आप ये भी देख सकते हो कि मेटल्स विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे कि मैग्नीज में हमारी जो क्या कहते हैं जो उनका एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 25, तो 25, कोबाल्ट में 27, तो ये हो जाएगा D5S2 मतलब 7, और ये 7 8 9 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिनमें भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे। यहाँ लिख लेते हैं MnCO5 और कोबाल्ट CO4, ये कैसे नहीं करते ये भी हम, क्योंकि अभी कैलकुलेट हमें करना नहीं आता है, तो ये देखेंगे कि ऑड नंबर वाले कैसे नहीं करते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब हम रब कर देते, ये वाले अभी हम करेंगे। अच्छा, एक दो चीजें और मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जितने ट्रांजिशन मेटल स्टार्टिंग के होते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये तो कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते हैं, बहुत रेयर करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल खुद ही बहुत है, D1 D2 D3 D4 वाला है, ठीक है। और ये भी नहीं कर सकते कि आप खूब सारे लीगेंड्स लगा दो, मतलब कि आप सोचो कि चलो कुछ नहीं होता इसके पास कम है, लीगेंड पूरे कर देंगे हम, 6 लीगेंड लगा दें, 6 तो चलो लगा सकते हैं, 7 8 9 नहीं, क्योंकि स्टेरिक वहां पे हिंड्रेंस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इनको 6 भी मेंटेन करना है ट्रांजिशन मेटल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जितने ऑलियर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये फॉलो करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल मेनली कौन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल्स होते हैं और विद कार्बोनिल और नाइट्रोसिल जो क्या कहते हैं हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो अप करते हैं। सबसे पहले फेरोसिल लेते हैं, इनको निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो न्यूट्रल मेथड और एक आयनिक मेथड। फेरोसिल है, इसको निकालने के 2 मेथड है, न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास, न्यूट्रल एंड आयनिक। अभी हम फॉर्मल चार्जेस करके आए थे कि न्यूट्रल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं और आयनिक मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्लासेस भूल गए हो तो पहले रिवाइज करना। सेकेंडली, अगर ये जितनी मेटल्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने आते, वो कैसे आएंगे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी तरीके से याद होगी, जब आपको पूरी तरीके से ट्रांजिशन मेटल सीरीज याद होगी कि क्रोमोवॉच मतलब क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम होता है और हमारा टंगस्टन होता है, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल कर पाएंगे। अगर नहीं आती तो मैं इसका लिंक आपको ढूंढूंगी, कोऑर्डिनेशन में मैंने बहुत ही एक अच्छी सी स्पेक्ट्रो अपनी पूरी ट्रांजिशन सीरीज याद करने की ट्रिक बताई थी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक न्यूट्रल एक आयनिक। तो जैसे वहां इलेक्ट्रॉन, हम आयनिक में क्या करते थे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे मेटल की, तो अगर मैं आयनिक मेथड करूंगी, हमें पता है Cp कितना है -1, यहाँ से Cp से क्या आएगा -1, तो यहाँ आएगा +2। जिनको फॉर्मल चार्ट जिन्होंने देखा होगा उसको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने किया।
तो आयरन इज इन, क्योंकि इसमें हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, आयनिक मेथड के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड। हम आगे सब में न्यूट्रल ही लगाने वाले, सिर्फ मैं एक करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ आयरन इज इन +2, तो आयरन इज इन +2, आयरन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है 26d6s2, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये कितना हो जाएगा d6, मतलब आयरन से वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये Cp लिगेंड है, तो Cp लिगेंड इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ माइनस और ये, तो 2 और 4 और 6 आयनिक मेथड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इससे, 6 इलेक्ट्रॉन इससे, तो कितने हो गए 6 12 18, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आयनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड में हमें पता है हम कुछ नहीं करते हैं, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। टोटल आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 6 7 8, तो आयरन से आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। जितने भी बॉन्ड बने हैं हमें वो काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ये देगा। इसमें भी 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, मतलब कि पूरे के सबके साथ बनाया हुआ ना, सबके साथ अटैच्ड है, तो 1 2 3 5, तो मतलब ये भी 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 + 5 10 18 इलेक्ट्रॉन। ये इजी है ना, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं आपको कुछ भी करना है। हमें पता है न्यूट्रल मेथड में हम इक्वली स्प्लिट कर देते थे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देते थे, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन जब यहाँ ब्रेक करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी। तो अब हम जितना भी सॉल्व करेंगे वो करेंगे हमारे न्यूट्रल मेथड से, क्योंकि आयनिक से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है। तो इस स्पीशीज का हमारा कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ये मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। अब इसको करें, एक और मैं करके दिखाती हूँ आयनिक से। देखो ये आयनिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। आयनिक से अगर हम करेंगे तो मेटल पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, तो ये -1 तो इसको मिलेगा +1, ठीक है। मैग्नीज में कितने होते हैं D5S2, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो 5 और 1 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ये हो गया CH3। CH3 से भी हमारे, अब ये इस पे माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5 + 2 10, तो 6 7 8 18 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रल मेथड में हम क्या करते हैं, इनको चार्ज नहीं देते, 1 इलेक्ट्रॉन इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको, इस तरीके से कर लेते हैं। मैग्नीज के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हमें, सिंपल, मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने कि कितने हैं, तो मैग्नीज इज 25, तो 25 का मतलब है 25 D5S2, इसीलिए कह रही हूँ ये आना बहुत जरूरी है आपको कॉन्फ़िगरेशन। T5 इज 25, D5S2 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल, ये 1 देगा क्योंकि आप इसको न्यूट्रली आप स्प्लिट कर रहे हो, 1 यहाँ पे 10, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अ वेरी स्टेबल मेथड, तो इसमें न्यूट्रल मेथड लगाएंगे, टोटल मेटल के काउंट करेंगे, फिर जितने लीगेंड हैं उनके काउंट करेंगे, जो हमारे लीगेंड आयनिकली जो ब्रेक करते हैं उनको हम 1 देंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आयनिकली ब्रेक करता है तो क्लोरीन को हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि आप न्यूट्रल मेथड कर रहे हो, ठीक है। अभी करेंगे तो और समझ में आएगा। अब हम सब में जो है अपना न्यूट्रल मेथड लगाने वाले हैं, ठीक है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ देखते हैं कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कितना होता है हमारा 27, कोबाल्ट इज 27 मतलब D7S2, ठीक है, तो 7 8 9 प्लस Cp एक से न्यूट्रल मेथड से कर रहे हैं, तो 5 एक Cp से, तो दूसरे Cp से भी 5, तो 5 और 5 10। अब अगर प्लस चार्ज होगा तो माइनस करोगे, माइनस चार्ज होगा तो प्लस करोगे, तो प्लस चार्ज है तो -1, तो 10 और 9 19 -1 18, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कोबाल्ट, अभी कोबाल्ट ही है, तो कोबाल्ट अभी हमने किया टोटल 9 10 = 19 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से सबसे पहले इन दोनों को और करते हैं, ठीक है। आयरन इज 26 D6S2,
तो 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कार्बोनिल 4 और 2 8 4 2 8 और यहाँ पे ये PPH3 है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 16 17 18 तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हमको फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया। निकल का करेंगे अगर हम, निकल कितना होता है 28 D8S2 तो 8 और 2 10 प्लस PF3 देखो क्या होता है PFF फॉस्फोरस टोटल 5 बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बॉन्ड्स बना चुका है, एक लोन पेयर बचा है। मतलब अब ये जो फॉस्फोरस है निकल को एक पूरा लोन पेयर देगा। तो अगर एक फॉस्फोरस एक लोन पेयर देगा तो टोटल कितने हैं 4 तो 4 2 8 तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 तो ये भी हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, बात अगर समझ में आ गई है तो खुद करो, इसको असाइनमेंट की तरह लो, खुद करो और फिर मैच करो। और अगर समझ नहीं आई है तो अभी भी 1-2 और देखो और उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, अब हम यहीं पे ही करते हैं जहां पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आयरन, आयरन है, हमें सिर्फ मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन करने हैं। हमारा 26 D6S2 6 7 8 कार्बोनिल से 2 8 माइनस है तो प्लस करेंगे तो प्लस 2 16 18 इलेक्ट्रॉन। प्लैटिनम Cl3C2H4 नेगेटिव, प्लैटिनम, प्लैटिनम किसकी नीचे आता है निकल प्लैटिनम प्लैटिनम है ना। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो जितने निकल में उतने ही प्लैटिनम में, तो D8S2 8 9 10। अब मैंने कहा क्लोरीन है क्योंकि न्यूट्रल मेथड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देना है तो 3। एल्कीन से न्यूट्रल लिगेंड है 2 माइनस तो प्लस 1 तो 3 2 5 15 और 16 दिस इज अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, कॉपर, कॉपर में टोटल कितने होते हैं हमारा होता है ये D10S1 तो 11 प्लस Cp5 प्लस 2 तो 5 6 7 17 इलेक्ट्रॉन। यहां पे आते हैं मीन्स 25 तो 25 D5S2 5 6 7 प्लस 5 प्लस 2 2 4। ठीक है, तो 7 3 10 10 to 12 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोसेल। अब क्योंकि हमें पता है कि NO दो फॉर्म्स में होता है, एक लीनियर एक बेंट, और हमें पता है कि लीनियर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और बेंट 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो अगर लीनियर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, बेंट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोसेल किस में है, तो हम क्या करेंगे इसकी तीनों पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ठीक है, तीनों मतलब एक बार हम ये सोचते हैं कि बोथ आर लीनियर, अगर बोथ लीनियर है तो क्या होगा। ठीक है, तो क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है हमारा 24 D5S1 5 और 1 6 तो 6 एक कार्बोनिल 2 6। अब मैंने माना बोथ आर लीनियर क्योंकि NO2 है, मैंने माना दोनों के दोनों लीनियर है तो 3 प्लस 3 तो 6 6 12 और प्लस 6 18 तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। एक बार फिर भी सारी पॉसिबिलिटी देंगे, बोथ आर बेंट, फिर हम देखेंगे जो अच्छा होगा उसको करेंगे। तो 6 प्लस 6 तो कॉमन ही है, बेंट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्लस 1 12 13 14। अब हम मानते हैं कि एक बेंट और एक लीनियर, 1 बेंट 1 लीनियर, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 यहाँ पे प्लस 3 प्लस 1, एक लीनियर की वजह से एक बेंट की वजह से 12 13 14 15 16। तो इनमें से सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी है तो हम यही मानेंगे ना कि 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमने मान लिया दीज बोथ आर लीनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, यहां से 5 यहां से 3, ये क्या है बेंट स्ट्रक्चर है तो यहां से 1, ये लीनियर तो लीनियर से 3। ठीक है, और ये है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम किसके नीचे आता है
क्रोमोवॉच, क्रोमियम के नीचे आता है। तो क्रोमियम में अभी हमने देखे 6 है, डी क्योंकि D5S1 होता है, तो 5 और 6, तो ये भी 6। अब काउंट करें, 5 3 8 9 10 12 12 और 6 6 7 8 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम ये करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Cp से हमारे कितने आए 5, आयरन, ये हमारा आयरन हो गया 6 7 8, को कार्बन से 2, फॉस्फीन से 2 क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, CF2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक फ्लोरीन, तो ये कितना देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये 2 2 2 2। अब यहाँ पे BF4 है, इसकी वजह से -1 चार्ज है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा +1। अगर ये +1 आपने नहीं निकाला था तो क्वेश्चन हो जाने वाला है गलत। तो अब काउंट करेंगे 8 2 10 15 16 17 18 19, तो 19 और +1 है तो माइनस इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। दिस इज एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है ना, अच्छे से पता चल गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है इरिडियम। इरिडियम किसके नीचे आता है, कोबाल्ट के नीचे आता है। इरिडियम किसके नीचे आता है, कोबाल्ट, DPPE और यहाँ पे लगा है प्लस। देखो इरिडियम मतलब कोहरा, कोहरा, कोबाल्ट, रेहेनियम और यहाँ पे हमारा होता है इरिडियम। ठीक है, तो यह इरिडियम कोबाल्ट के नीचे आता है, तो कोबाल्ट मतलब कितना है 27, D7S2 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 आपके यहाँ से आ गए। ये क्या है हमारा डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन, तो हम कैसे करते हैं इथेन डाइफिनाइल फॉस्फिनो, यहाँ पे हमारा लग गया डाइफिनाइल फॉस्फिनो, एक नाम से होता है डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन, क्योंकि ये हमारा इथेन। ठीक है, अभी इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो एक एक लोन पेयर होगा इनके पास, ये मेटल के साथ बना लेंगे इरिडियम के साथ, है ना। ठीक है, इस तरीके की ये स्पीशीज है। तो एक फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी कितने दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पे है DPPE है। ठीक है ना, तो मतलब ये एक ही स्पीशीज है, तो मतलब इस एक स्पीशीज से वी आर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 2 4, तो 4 अब प्लस है तो -1, तो -1 ये हो जाएगा 9 और 10 13 13 -1 इज 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो यही चीज, ये तो ये क्वेश्चन हो गया, मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे ये तो एक ये हो गया, अगर मान लो ये होता कि यहाँ पे इसी की जगह इरिडियम DPPE का ट्वाइस होता और ये प्लस होता। DPPE से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्योंकि 2 फॉस्फीन थे, तो 2 से 4, तो 4 से 2 8, तो 8 इसका हो जाता, 9 इसका हो जाता और -1 हो जाता। तो 9 और 8 कितने होते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 8 और 8 16, ठीक है। 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 -1 16, तो यही आंसर हो जाता 16 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस क्लास में करवाए हुए हैं, नहीं आते तो ध्यान से करेगा। अब लास्ट करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास, दैट इज क्रब्स कैटलिस्ट। ठीक है, क्रब्स कैटलिस्ट करते हैं आराम से। ठीक है, Ru PCY3 PCY3 डबल बॉन्ड H PH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। Ru का मतलब फेरुअस, तो आयरन फेरुअस, तो रुथेनियम ये भी आयरन की तरह होगा, आयरन इज D6S2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो इससे आ गए। ये है P और ये है साइक्लोहेक्साइल रिंग, तो P के साथ 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे अभी भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर सकता है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये न्यूट्रल है तो 1 और 1। यहाँ पे देखो ये है कार्बन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। न्यूट्रल मेथड में हम दोनों को देते थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, तो कितना ऐसे हो जाएगा 2 और 2 4 +2
1 और 1 2, और ये भी कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, और कोई वो तो है नहीं, तो 8 to 10 14, और ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा आपको न्यूट्रली उसको ब्रेक करना है। मान लो ऐसा होता, कुछ यहाँ पे मेटल लगा होता, तो आप कैसे करोगे 1 2 3, जितने से बॉन्ड बनाया उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। मान लो 4 होते तो कितने दे देते 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस होप आपको ये सारे एग्जाम्पल सही से समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, 18 ही क्यों स्टेबल होते हैं, और क्या ऐसे बहुत से स्पीशीज हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज खत्म होता है। अब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम मेटल बॉन्ड्स निकालना सीखेंगे, उनकी डिफरेंट शेप सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारा कार्बोनिल के बीच में थोड़ा रह गया था, शील्डिंग डीशील्डिंग प्रोटॉन्स, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। तो दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।